हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आप तक आवाज आ रही है? प्रियंका गुड मॉर्निंग, अंजनी गुड मॉर्निंग, पवन पांडे गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, मुझे कहने में थोड़ा भी संदेह नहीं है, थोड़ा भी डाउट नहीं है कहने में, और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आप लोग आंसर लिख रहे हो अपने आप में बहुत बड़ा जो है आपकी उपलब्धि है। कल रात में हमने पवन का आंसर देखा, हमने ज्योति का आंसर देखा, ज्योति का, हमने प्रियंका का आंसर देखा, हमने मुनमुन का आंसर देखा, और एक बच्चा है दिल्ली का है, दिल्ली नॉर्थ कैंपस से है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका भी हमने आंसर देखा। इतना बेहतर आप लोग लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि यदि आपका प्री निकल जाए, केवल भगवान के कृपा से आपके मेहनत से प्री निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया है। दूसरी बात, कल हमने व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला था रात में, उस मैसेज में हमने आप सभी लोगों से हमने एक सुझाव दिया है कि भाई जो भी क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित, हाँ मोहित का आंसर है, हाँ मोहित, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल हैं जो पिछले 5-7 सालों में पूछे गए, उनको जरूर जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। अच्छी बात यह है कि कम से कम इस समय उन प्रश्नों का मूल्यांकन करने वाला आदमी आपके साथ है, मैं हूं। 1 दिन 2 दिन विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आंसर आए और उसका हम उत्तर न दें। मैंने यह भी लिखा है कि जितना अभ्यास करोगे उतना ही सफलता के नजदीक अपने आप को पाओगे। बच्चों, मेरा अनुभव कहता है कि कम पढ़ने के बावजूद यदि आपने अभ्यास अधिक किया है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं होता है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। फिर एक बात, अपनी बात को दोहराते हुए, कि जो भी क्लास में हम टॉपिक बताते हैं, आप उस टॉपिक से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उनको आप लीजिए और लेने के बाद लिखिए और फिर हमको दिखाइए। जो भी उसके अंदर जो है कमियां होगी हम जरूर बताएंगे, ठीक है? तो आज का हमारा विषय होगा कि समाजवाद साम्यवाद और मार्क्सवाद। समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद। सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म यह टॉपिक हमने अपने से चयन नहीं किया है। हमने इस टॉपिक को लिया है आपके सिलेबस से। आप जब यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, हिस्ट्री ऑप्शनल का,
हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस देखो, तो उस सिलेबस में जो सबसे पहला यूनिट है, जो पहला टॉपिक है, उसमें यह लिखा गया है प्रबोधन, ये पहला टॉपिक हो गया, और उसका विस्तार, ये आपका सिलेबस का पहला यूनिट है। और दूसरा यूनिट है समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद। हमने इस टॉपिक को वहीं से लिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम चाहते हैं टू फॉलो दी सिलेबस, हम सिलेबस को फॉलो करना चाहते हैं, जो सिलेबस में है उसको ही बताएंगे, क्योंकि यही तरीका होता है, यही साइंटिफिक तरीका होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि जो समाजवाद है वह क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके प्रकार कितने, इसके बाद हम देखेंगे साम्यवाद क्या है, और यह समाजवाद से अलग कैसे है, समाजवाद से अलग कैसे। इसके बाद हम देखेंगे मार्क्सवाद क्या है, ठीक। इन तीन अलग अलग सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि समाजवाद क्या है। बच्चों आप देखोगे कि जो समाजवाद है इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज केंद्रित विचारधारा, इसका समाज अर्थ होता है समाज केंद्रित विचारधारा, यानी यह एक ऐसे विचारधारा की ओर संकेत करता है जिसके केंद्र में समाज होता है, जिसमें समाज को महत्व प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरे समाज की उत्थान करने की बात किया जाता है। इसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसमें समुदाय प्रधान होता है, समुदाय प्रधान होता है, व्यक्ति नहीं समुदाय, क्योंकि समुदाय से ही मिलकर समाज बनता है। ध्यान से सुनिए, आप देखोगे कि 18वीं सेंचुरी में, इसके पहले क्लास में मैंने बताया, 18वीं सेंचुरी में रूसो, जो फ्रांस का दार्शनिक है, हालांकि यह जेनेवा में पैदा हुआ था, रूसो
बेसिकली जेनेवा का था लेकिन फ्रांस में रहा। रूसो कहता है ये धरती का एक उपहार है, यह धरती क्या है, प्रकृति का उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है। धरती जो है प्रकृति का उपहार है। रूसो कहता है कि जब समाज के कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए धरती के, प्रकृति के उपहार को अपने कब्जे में करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यह जमीन मेरा है, यह जमीन तेरा है, यह जमीन उसका है, वहीं से समाज में असमानता पैदा होती है। जब हम भाइयों में से कोई एक भाई धरती के उपहार को अपना मानने लगता है, वहीं से समाज में असमानता का जन्म होता है। इसलिए रूसो को आधुनिक समाजवाद का पिता कहा गया है, उसको आधुनिक समाजवाद का पिता कहा गया। ध्यान रखो बच्चों, जब हम समाजवाद के परिभाषा देने की बात करते हैं, जब हम समाजवाद का परिभाषा देने की बात करते हैं, इसको डिफाइन करने की बात करते हैं कि इसका परिभाषा क्या होना चाहिए, तो जानते हो एक विद्वान ने लिखा है कि समाजवाद एक टोपी है, एक टोप है। समाजवाद क्या है, एक कैप है, मुनमुन। मुनमुन समाजवाद एक टोप है, टोपी, कैप, एक टोपी है जो इसे लगाता है, वह अपने नजरिए से इसका परिभाषा देता है। समाजवाद एक ऐसा कैप है कि जो इसे पहनता है वह अपने अनुसार इसका एक परिभाषा दे देता है। इसका मतलब इसका कोई भी एक शाश्वत या सार्वभौमिक, शाश्वत या सार्वभौमिक, यूनिवर्सल इसका परिभाषा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो मैं समाजवाद को बता रहा हूं, जो मेरा परिभाषा है, यही सही है, यह टोपी है, ध्यान रखें। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, बच्चों, जिसमें उत्पादन के साधनों पर, जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य, जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व देने की बात किया जाता है। एक बार फिर, समाजवाद एक ऐसा चिंतन धारा है, एक ऐसा चिंतन धारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर का मतलब हुआ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पूरे समाज का स्वामित्व देने की बात को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है।
स्वीकार किया जाता है। जैसे मान लो ये जमीन है, ये मान लो भूमि है, ये मान लो फैक्ट्री है, ये भूमि है और ये फैक्ट्री है। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इधर ये जमीन है, ये भूमि हो गया और ये हो गया फैक्ट्री हो गया। बच्चों ध्यान रखिए, समाजवाद कहता है यह जमीन एक व्यक्ति का नहीं है, यह जमीन एक व्यक्ति का नहीं है, यह केवल नीतीश का नहीं, यह केवल बाजुरा का नहीं, केवल नीतीश का बाजुरा का जमीन नहीं, ये जमीन पूरे समाज का है। इस पर मुर्मू का, नीतीश का, मोहित का, प्रियंका का, सबका अधिकार है इस जमीन पर। दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म। इसको कहते हैं समाजवाद। अमन होल समाज का अधिकार है। इसी तरह फैक्ट्री है, कारखाना है, यह कारखाना भी केवल अंबानी का नहीं, यह केवल अंबानी का नहीं, यह केवल टाटा का नहीं, बल्कि यह पूरे समाज का है। और इसका फायदा जो है उसका वितरण पूरे समाज में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों कि अब क्या होता है कि समाजवाद के परिभाषा को लेकर, समाजवाद के परिभाषा को लेकर अलग अलग विचारधारा उभर कर आने लगी। समाजवाद के परिभाषा को लेकर अलग अलग विद्वानों के द्वारा समाजवाद के बारे में अलग अलग सिद्धांत का विकास होने लगा। ये समाजवाद हो गया और विद्वानों ने इसके अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप का निर्धारण करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में कुछ विद्वान हैं, जैसे उसमें सेंट साइमन है, सेंट साइमन हो गए। उसमें चार्ल्स फोरी हो गया, चार्ल्स फ्यूरी हो गया, चार्ल्स फ्यूरी हो गया, ऐसे चार्ल्स फ्यूरी ये हो गया। ये दोनों के दोनों जो विचारक हैं, इनके द्वारा समाजवाद को एक आदर्शवादी रूप दिया गया, एक आदर्शवादी रूप दिया गया। समाजवाद को एक आदर्शवादी रूप दिया गया, जिसको कहा जाता है स्वप्नलोकीय। स्वप्नलोकीय का होता है स्वप्नलोकीय। स्वप्नलोकीय समाजवाद कहा जाता है। स्वप्नलोकीय समाजवाद कहा जाता है। अंग्रेजी में हम कहते हैं यूटोपियन, अंग्रेजी में हम कहते हैं यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म कहा जाता है।
इस बात को समझिए फिर, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां प्रश्न ये है कि सबसे पहले समाजवाद का जो सबसे पहला रूप आया, सबसे शुरुआती, उसको विद्वानों ने कहा यह यूटोपियन सोशलिज्म है। यह क्या है? स्वप्न लोकीय समाजवाद है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस विचार में कल्पना अधिक किया गया है, क्योंकि इसमें कल्पना अधिक है और यथार्थ कम है। इसमें कल्पना अधिक है, यथार्थ कम है। सपना अधिक देखा गया है लेकिन यथार्थ कम है। तो आइए हम देखते हैं कि जो यूटोपियन सोशलिज्म है वह क्या कहता है। ध्यान से सुनिए, फिर लिखवाएंगे। सेंट साइमन चार्ल्स फ्यूरी जैसे विद्वान कहते हैं कि जो उत्पादन के साधन है उस पर किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, बिना जाने हुए कि उस व्यक्ति का योग्यता क्या है। यानी बच्चों, इनका कहना है कि जो उत्पादन का साधन है उस पर किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाएगा यदि उसके पास योग्यता नहीं है। इनका पहला सिद्धांत है। इनका दूसरा सिद्धांत क्या है? इनका दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी पूंजीपति अपने पूंजी के निवेश करके कोई कारखाना, कोई मिल, कोई संगठन बनाता है तो उस पूंजीपति को यह नहीं मानना चाहिए कि उस संगठन पर या उस मिल पर उस पूंजीपति का अधिकार है। उसे यह मानना चाहिए कि हम इस पूंजी का न्यासधारी हैं। हम क्या हैं? इस पूंजी का हम न्यासधारी हैं। इस पूंजी का हम न्यासधारी। बच्चों आप बता सकते हो न्यासधारी का मतलब क्या होता है? न्यासधारी का मतलब क्या होता है? और भारत में इस विचारधारा को कौन मानता था? न्यासधारी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। गांधी जी, बहुत सुंदर। आप लोग मन प्रसन्न कर देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो फिर इसके बारे में मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है? ध्यान दें, जो सेंट साइमन है और चार्ल्स फ्यूरी है, ये दोनों कहते हैं कि पूंजीपतियों को हमें शिक्षा देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, ताकि हम उनके हृदय को बदल सके, हम उनके हृदय को बदल सके और वे लोग अपने पूंजी को अपना निजी संपत्ति न मान करके पूरे समाज के लिए उपयोग में ला सके। यह है स्वप्न लोकीय समाजवाद। यह सिद्धांत है किसका?
स्वप्न लोकीय समाजवाद का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखोगे कि एक सिद्धांत और आया समाजवाद के संदर्भ में, जिसका प्रतिपादन किया था लुई ब्लांक ने दिया था। लुई ब्लांक ये फ्रांस का है, ध्यान रखना। यह विचारक कहां का है? फ्रांस का है। ठीक, इसका नाम है लुई ब्लांक। इसका नाम है लुई ब्लांक। लुई ब्लांक के बारे में बताने से पहले, ये फ्रांस का है, फ्रांस का है। आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? इधर दिखाई दे रहा है, इधर की इधर साफ दिखाई दे रहा है? इधर साफ दिखाई दे रहा है कि इधर? ओके ओके, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। देखिए, एक अमन ने प्रश्न किया, हमसे कि सर ये बताइए, अभी उसका प्रश्न आया है कि यदि हम जो आदर्शवादी विचारधारा है समाजवाद का, यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो समाज से प्रतियोगिता समाप्त हो जाए। अमन का प्रश्न है। अमन, आपका प्रश्न नहीं था ना कि यदि हम आदर्शवादी विचारधारा को पालन करते हैं तो समाज से कंपटीशन समाप्त हो जाएगा। अमन, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो समाजवाद है अमन, वह क्या है? एक आदर्श है। समाजवाद क्या है? एक आदर्श है। और कैसा आदर्श है अमन? यह एक समतावादी आदर्श है। यह क्या है? जो समाजवाद है अमन, ध्यान रखना बच्चा, यह पूंजीवाद से उत्पन्न असमानता, विषमता, गरीबी, असंतुलन, पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए यह समाजवाद है। इसका प्रतिपादन किया गया था पूंजीवाद से उत्पन्न असमानता, विषमता, गरीबी, पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए ही किया गया था। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक समतावादी, मानवतावादी, नैतिक दर्शन है। नैतिक दर्शन है अमन। समाजवाद एक समतावादी, मानवतावादी और नैतिक दर्शन है, जिसमें समाज के उन लोगों को उत्थान करने की बात की जाती है, जो हम में से पिछड़ गए, जो विकास के दौर में पिछड़ गए हैं,
जिनके पास शिक्षा का, स्वास्थ्य का, संसाधन का अभाव है। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, 2 एग्जाम्पल। पहला मैं इंग्लैंड से लेता हूं, इंग्लैंड से, और दूसरा मैं लेता हूं भारत से। आप याद कीजिए, जब 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जब इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी में क्रांति हुई, कौन सी क्रांति आप बताओगे? इंग्लैंड में जब 18वीं सेंचुरी में जब औद्योगिक क्रांति होती, औद्योगिक क्रांति होती, इसने क्या किया? इंग्लैंड के समाज को 2 भागों में तोड़ दिया। इंग्लैंड के समाज को 2 भागों में तोड़ दिया। ठीक, 2 भागों में तोड़ दिया। जो पहला भाग है वह बन गया पूंजीपति, यह बन गया पूंजीपति जिनके पास पैसा था। और जो ये वर्ग है, यह वर्ग बन गया सर्वहारा वर्ग, ये बन गया सर्वहारा वर्ग। ये बन गया क्या? सर्वहारा वर्ग बन गया। इनके पास पूंजी थी और इनके पास केवल श्रम था, लेबर था। इनके पास लेबर, श्रम, और इनके पास कैपिटल, पूंजी। समाज 2 भागों में बट गया और इसका परिणाम हुआ, बिल्कुल सही आपने ज्योति कहा, जो अमीर है वह अमीर बनता गया, जो गरीब है वह गरीब बनता गया। बहुत सुंदर। इसका परिणाम हुआ बच्चों कि समाज में असमानता आ गई, असमानता आ गई, विषमता आ गई। कुछ लोग धनी हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए। अब देखिए भारत में आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जब भारतीय समाज पर प्रकाश डालते हैं, जब भारतीय समाज पर प्रकाश डालते हैं, तो कहते हैं कि भारतीय समाज में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कुछ लोग भूखे रहें, कुछ लोग नंगे रहेंगे, तब तक समाज में उत्थान नहीं हो सकता। आप याद कीजिए, आधुनिक भारत जब आप लोग पढ़ रहे थे, उस समय हमने विवेकानंद का एक कथन बताया था, जिसमें कहा गया था कि मैं तमाम लोगों को देशद्रोही घोषित करता हूं। मैं उन भारतीय लोगों को देशद्रोही घोषित करता हूं जो यहां के लाखों लोगों के श्रम से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर ली और आज तनिक उनके मन में इन गरीबों के लिए प्रेम नहीं, इनके उत्थान के लिए चिंता नहीं, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। बच्चों, आपने सही कहा मुनमुन। और तब जाकर के विवेकानंद ने कहा कि तुम दरिद्र नारायण को सेवा करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भगवान मिल जाए, तो जाओ और दरिद्र नारायण का सेवा करो, जाओ और दरिद्र नारायण का सेवा करो। क्योंकि जो दरिद्र है, जो गरीब है, उसके हृदय में भगवान बसा हुआ है।
तो अमन, एक बात को ध्यान रखना कि कभी कभी समाज में समानता, संतुलन स्थापित करने के लिए आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। भारत सरकार ने जो आरक्षण का व्यवस्था किया है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, इसमें भी बुराई है, निसंदेह बुराई है, क्योंकि उच्च वर्गों में भी कई लोग गरीब हैं जिनके पास पढ़ने का, लिखने का और अपने हेल्थ के लिए पैसा नहीं, लेकिन चूंकि उनका जन्म सवर्ण में हुआ है तो बेचारे वो भी भुक्तभोगी होते हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने आरक्षण के माध्यम से यह तय किया कि सदियों से समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इस बात को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि आरक्षण के माध्यम से भारतीय समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो कभी कभी आप देखोगे कि आपको यथार्थ को स्वीकार करना पड़ता है। तो समाजवाद देश को पीछे लाने का दर्शन नहीं, बल्कि समाजवाद का उद्देश्य है सर्वोदय। यानी सबका उदय हो और सभी तरह से उदय हो। जैसे सर्वोदय में कहा गया कि सबका उदय हो और सभी तरह से उदय हो। जेपी ने कहा, और जेपी भी क्या थे, वो भी समाजवादी थे। तो इसलिए अमन, इसको आप मत मानिए कि इसके द्वारा समाज में, देश में प्रतियोगिता रुक जाएगा, बल्कि आपको यह देखना है कि यह एक नैतिक दर्शन है, नैतिक विचारधारा है, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को उत्थान करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैं चर्चा कर रहा था लुई ब्लांक। ये लुई ब्लांक क्या कहता है? लुई ब्लांक जो है बच्चों, इसको आप नोट करिए, लुई ब्लांक। नाम लिखिए, लुई ब्लांक। लिखिए, लुई ब्लांक फ्रांस का प्रसिद्ध समाजवादी विचारक, फ्रांस का प्रसिद्ध समाजवादी विचारक। दूसरा पॉइंट, लुई ब्लांक के द्वारा राज्य प्रेरित समाजवाद, पुस्तक में स्टेट सोशलिज्म, पुस्तक में स्टेट सोशलिज्म की विचारधारा, स्टेट सोशलिज्म, राज्य प्रेरित समाजवाद के विचारधारा प्रतिपादन किया गया है, का प्रतिपादन किया गया है।
जिसका मानना है जिसका मानना है जिसका मानना है कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि राज्य को कारखाना स्वयं स्थापित करना चाहिए, राज्य को कारखाना स्वयं स्थापित करना चाहिए, राज्य को कारखाना स्वयं ही स्थापित करना चाहिए, ताकि लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो सके, ताकि लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो सके, ताकि लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालिए, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। लिखिए, इसका अर्थ है कि समाजवाद का माध्यम लोकतांत्रिक होना चाहिए, समाजवाद का माध्यम लोकतांत्रिक होना चाहिए। यानी सार्वभौमिक मताधिकार के जरिए गठित जनप्रतिनिधि संस्था के द्वारा, सार्वभौमिक मताधिकार के जरिए गठित जनप्रतिनिधि संस्था के द्वारा समाजवाद को स्थापित किया जाना चाहिए, के द्वारा समाजवाद को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। इस विचारधारा को भारत में पंडित नेहरू के द्वारा भी, इस विचारधारा को भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी अभिव्यक्ति प्रदान किया गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी अभिव्यक्ति प्रदान किया गया। क्योंकि यह विचारधारा क्रांति, रक्तपात, क्योंकि यह विचारधारा क्रांति, रक्तपात जैसे उग्र गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं करती है, जैसे उग्र गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं करती है। अगला वैज्ञानिक समझवाद। साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। प्रतिपादक लिखिएगा, प्रतिपादक कार्ल मार्क्स प्लस एंजिन कार्ल मार्क्स प्लस चार्ल्स एंजिन। कार्ल मार्क्स प्लस चार्ल्स एंजिन। ध्यान देना, समझवाद के क्षेत्र में जितने विचारों का प्रतिपादन हुआ, उसमें सबसे वैज्ञानिक जो विचारधारा विद्वानों ने माना, वह माना कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रतिपादित विचारधारा है। हालांकि यदि देखा जाए तो लोकतांत्रिक समझवाद ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें रक्तपात की बात नहीं की गई, इसमें क्रांति की बात नहीं की गई है, इसमें किसी से उसके संपत्ति को छीनने की बात नहीं की गई, इसमें शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रांति लाने की बात की गई। जबकि जो वैज्ञानिक समझवाद है, इसमें क्रांति की बात की गई है, इसमें वर्ग संघर्ष की बात की गई है। तो यह विचारधारा रेडिकल है, उग्र है। ध्यान दें। तो आइए बच्चों, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो मार्क्स है, मार्क्स वह 1818 में पैदा हुआ। मार्क्स 1818 में पैदा हुआ और यह एक जर्मन जीव था, एक जर्मन यहूदी था। मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ और यह अपने जाति से क्या था, धर्म से क्या था, यहूदी था। ध्यान दें बच्चों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी यहूदी था। महान वैज्ञानिक जो आइंस्टीन है वह भी यहूदी था। अमेरिका का एक सबसे महान राजनयिक डिप्लोमेट जिसका नाम है हेनरी किसिंजर भी जीव था। और मार्क्स भी क्या है, जीव है।
आप याद करो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले नाजी पार्टी ने, नाजी दल ने, हिटलर ने जर्मनी में जो यहूदी समुदाय है उसको सर्वनाश करने का प्रयास किया था। ध्यान दीजिए। तो मार्क्स क्या था? एक जर्मन यहूदी था। अपने अध्ययन काल में मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय से इतिहास और दर्शन शास्त्र, इतिहास और दर्शन शास्त्र दोनों विषय में शिक्षा प्राप्त किया, हिस्ट्री का और फिलोसॉफी का। कहां से? बर्लिन विश्वविद्यालय से। वहां से पेरिस गया, कुछ दिन पेरिस में रहा, समाजवादियों से मिला पेरिस के अंदर। मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है कि उसने समाज को समझने के लिए, उसने अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, उसने धर्म को समझने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, कुछ सिद्धांतों को स्थापित किया जो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। बच्चों, आप देखोगे कि मार्क्स एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। मार्क्स के द्वारा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उसने दुनिया के स्वरूप को बदल दिया, दुनिया के स्वरूप को बदल दिया। इतना बड़ा भूचाल पहले कभी नहीं आया था। सोचो, अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, लेकिन जो मार्क्स है अपने विचारों से एक ऐसा क्रांति का आगाज किया, ऐसा क्रांति का आगाज किया जिसके कारण आज भी समाज हिलता है, आज भी समाज में उथल पुथल हो जाता है। ध्यान देना। वो है किसने समाज के वंचित, समाज के निर्धन, पिछड़े, जिनके पास बोलने की आवाज नहीं, अधिकार नहीं, जो समाज से उदासीन हैं, बहिष्कृत हैं, दबे हुए हैं, उनको फेंका गया है। उस वर्ग को इसने सिखाया कि तुम कैसे अपने अधिकार को प्राप्त करोगे, और इसका परिणाम हुआ कि नवंबर 1917 में रूस में क्रांति हुई। और ऐसी क्रांति बच्चों जिसने पूरे यूरोपीय समाज को हिला कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी से लेकर उधर अमेरिका तक डर पैदा हो गया कि कहीं हमारे घर में मजदूर भी अपने अधिकारों को मांग न करने लगे। तो आइए हम देखते हैं बच्चों कि जो मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था उसके मुख्य अंग क्या क्या है। तो बोर्ड देखिएगा और इसके बाद लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए मार्क्स का प्रसिद्ध साहित्य। मार्क्स का प्रसिद्ध साहित्य
सबसे पहले कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका प्रकाशन हुआ 1848। इसका प्रकाशन हुआ 1848। दूसरा साहित्य है दास कैपिटल। दूसरा है दास कैपिटल, यह प्रकाशित हुआ 1867। यह प्रकाशित हुआ 1867। इसका प्रकाशन हुआ 1867। अब आइए मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत। मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत पहला है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। दूसरा हिंदी लिखते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तीसरा है क्लास स्ट्रगल। चौथा है रेवोल्यूशन। इसके बाद कम्युनिज्म। इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकता। इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकता, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इसको कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकता। ये हो गया वर्ग संघर्ष। ये हो गया क्रांति का सिद्धांत। और लास्ट लिखिए, लास्ट में समाजवाद से साम्यवाद तक की प्रक्रिया। लास्ट लिखिए, लास्ट में समाजवाद से साम्यवाद तक पहुंचने की प्रक्रिया। समाजवाद से साम्यवाद तक पहुंचने की प्रक्रिया। अब सबसे पहला हेडिंग डालिए द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत। सबसे पहला लिखिए द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत। डिटेल हो गया।
is based on the mind's perception. यह कहता है कि मैंस एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन माइंड्स परसेप्शन। कौन कहता है? द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद कहता है। इसका हिंदी लिखिए, लिखिए, यह सिद्धांत महान जर्मन आदर्शवादी विचारक, महान जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल के सिद्धांतों से प्रभावित है। महान जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल के सिद्धांतों से प्रभावित है। हीगल के सिद्धांतों से प्रभावित है। हीगल के द्वारा सृष्टि को समझने के लिए हीगल के द्वारा सृष्टि को समझने के लिए मनुष्य की चेतना पर विशेष बल दिया। मनुष्य की चेतना पर विशेष बल दिया गया, जो अमूर्त है, जो क्या है? अमूर्त है। उसके अनुसार समाज, उसके अनुसार संसार में परिवर्तन, उसके अनुसार सृष्टि में परिवर्तन, उसके अनुसार सृष्टि में परिवर्तन, उसके अनुसार सृष्टि में परिवर्तन, थेसिस एंटीथेसिस और दोनों को मिलाकर सिंथेसिस के माध्यम से होता है। उसके अनुसार सृष्टि में परिवर्तन, थेसिस, एंटीथेसिस और ऐसे बना करके डायग्राम, और दोनों को मिलाकर सिंथेसिस के माध्यम से होता है, ठीक है बच्चों, जरा एक मिनट सुनना जरा। इसका मतलब हुआ कि मान लो यहां नीतीश ने कुछ कहा, नीतीश पाठक ने कुछ कहा, वह थेसिस हो गया। और नीतीश के अगेंस्ट में पल्लवी ने कुछ कहा, तो दैट बिकम्स एंटीथेसिस। नीतीश के अगेंस्ट में पल्लवी ने कहा, ये क्या हो गया? एंटीथेसिस। लेकिन जब दोनों के विचारों में हम संतुलन बना देते हैं, दोनों के विचारों में समन्वय बना देते हैं, तो बन जाता है सिंथेसिस। और हम आगे बढ़ जाते हैं कि पल्लवी ने कहा वो भी कुछ सही है, नीतीश ने कहा वो भी सही है, और दोनों को मिलाकर के हम बना दिए एक नया विचार। बिल्कुल जुबैर, वाद विवाद, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा पैरा बदलना।
अमन, मैंने कहा कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के माध्यम से सृष्टि में परिवर्तन होता है। ठीक, राइट। पैरा बदल हीगल के विचारों से मार्क्स का विचारधारा, हीगल के विचारों से मार्क्स का विचारधारा इस रूप में अलग है, इस रूप में अलग है कि जहां हीगल ने सृष्टि में परिवर्तन के लिए, जहां हीगल ने सृष्टि में परिवर्तन के लिए चेतना को माना, वही मार्क्स भौतिक तत्व को सृष्टि में परिवर्तन का मुख्य कारण मानता है, वही मार्क्स भौतिक तत्व को, यानी मैटर को, जब हम कहते हैं भौतिक तत्व तो इसका मतलब होता है मैटर। सृष्टि परिवर्तन का मुख्य कारण मानता है मार्क्स। लिखिए, मार्क्स कहता है कि संसार में परिवर्तन, मार्क्स कहता है कि संसार में परिवर्तन मुख्य रूप से वर्ग श्रम तथा सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा होता है। मार्क्स कहता है कि समाज में परिवर्तन वर्ग, श्रम, सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, यानी हीगल के विपरीत मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है। मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है। उसके द्वारा एक बार कहा गया, किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा एक बार कहा गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, मैंने हीगल के सिद्धांत को सीधा खड़ा कर दिया। मैंने हीगल के सिद्धांत को सीधा खड़ा कर दिया।
सीधा खड़ा कर दिया। मैंने हीगल के सिद्धांत को सीधा खड़ा कर दिया, जो कि पहले सिर के बल खड़ा था, सिर के बल खड़ा खड़ा, जो पहले सिर के बल खड़ा था, यानी ये हो गया, सिर हो गया और ये पांव हो गया, ऐसे खड़ा था। यानी कि पहले ही ऐसे खड़ा था, सिर हो गया और ये पांव हो गया। हमने क्या किया, उलट किया, यानी अब ऐसे खड़ा हो, जैसे हम लोग खड़ा होते। यह कहा गया था मार्क्स के द्वारा, ठीक है। अब लिखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत के द्वारा, यह सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने समाज में होने वाले परिवर्तन को, समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास किया। मार्क्स कहता है कि समाज में परिवर्तन, मार्क्स कहता है कि समाज की संरचना में परिवर्तन, समाज की संरचना में परिवर्तन भौतिक कारकों के माध्यम से होता है, भौतिक कारकों के माध्यम से होता है। समाज की संरचना में परिवर्तन भौतिक कारकों के माध्यम से होता है, और यही कारक समाज के इतिहास को भी, और यही कारक मानव समाज के इतिहास को भी परिभाषित करते हैं, और यही कारक मानव समाज के इतिहास को भी प्रभावित करते हैं। समाज की भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, विश्वास, सभी का निरूपण समाज में होने वाले भौतिक परिवर्तन के माध्यम से ही होता है। समाज में होने वाले भौतिक परिवर्तन के माध्यम से ही होता है। मार्क्स कहता है कि प्रारंभ में भूमि
प्रारंभ में भूमि उत्पादन का मुख्य साधन था। प्रारंभ में भूमि उत्पादन का मुख्य साधन, उत्पादन का मुख्य साधन, उत्पादन का मुख्य साधन था, उत्पादन का मुख्य साधन। जबकि औद्योगिक क्रांति के बाद, जबकि औद्योगिक क्रांति के बाद, जबकि औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजी, जबकि औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजी, पूंजी उत्पादन का मुख्य साधन, जबकि औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजी, पूंजी उत्पादन का मुख्य साधन हो गया, उत्पादन का मुख्य साधन। और दोनों ने ही, और दोनों ने ही अपने अपने अनुरूप समाज का निर्माण किया, और दोनों ने अपने अपने अनुरूप समाज का निर्माण किया, और दोनों ने अपने अपने अनुरूप समाज का निर्माण किया। जैसे जरा ध्यान दें, सामंतवाद, सामंतवाद हो गया, यहां पैदा हुआ राइज ऑफ ट्रेडर्स प्लस मर्चेंट, मर्चेंट, ठीक है। इसके माध्यम से पैदा हुआ यहां पर पूंजीवाद, पूंजीवाद पैदा हुआ। इसने पैदा किया किसको? इसने पैदा किया नंबर वन बुर्जुआ वर्ग, इसने पैदा किया बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। और श्रमिक, और श्रमिक, ये पैदा किया। इसके बाद अगला आ गया समाजवाद और साम्यवाद। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा उधर, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इधर आ। ये दिखाई दे रहा है क्या? इधर दिखाई दे रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
सामंतवाद हो गया। इसके दौर में पैदा हुआ व्यापारी वर्ग। इसके दौर में पैदा हुआ व्यापारी वर्ग, ठीक है, राइट। और मर्चेंट और मर्चेंट, ठीक है। इसके बाद आया पूंजीवाद। इसके बाद आया पूंजीवाद। इसने पैदा किया बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और श्रमिक और श्रमिक। इसके बाद आया समाजवाद और साम्यवाद। ये क्या है? इसको कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसको कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसे कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये सामंतवाद है, ध्यान रखना बच्चों, सामंतवाद है। जब ट्रेड का, कॉमर्स का विकास हुआ तो सामंतवाद कमजोर होने लगा। जब व्यापार का विकास हुआ तो सामंतवाद कमजोर होने लगा। जब कमजोर होने लगा तो समाज में पैदा हुआ व्यापारी वर्ग और मर्चेंट क्लास, सौदागर और व्यापारी वर्ग समाज में पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ तो इसने पैदा किया पूंजीवाद। इसने पैदा किया पूंजीवाद। जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद ने पैदा किया बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है धनी आदमी जो कंपनी का मालिक है। बुर्जुआ शब्द जो है उसके लिए कहा जाता है कि जो किसी फैक्ट्री का मालिक हो या जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार। उत्पादन का जो साधन है उसके ऊपर जिसका अधिकार होगा वह बुर्जुआ वर्ग होगा। और उसके पास काम करने वाला, उसके मिल में काम करने वाला, उसके कंपनी में काम करने वाला जो वर्ग होगा वह क्या होगा? श्रमिक वर्ग होगा, कामगार वर्ग, जिसको मार्क्सवादी भाषा में कहा जाता है सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। आप देखो इसने जो है किसको पैदा किया? बुर्जुआ वर्ग और लेबर। और इसके बाद आ गया समाजवाद और साम्यवाद। इसको मार्क्स कहता है कि यह इतिहास के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, देखो सामंतवाद से पूंजीवाद, पूंजीवाद के बाद साम्यवाद, ये जो चेंज हो रहा है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में जो आर्थिक कारण है, जो इकोनॉमिक फोर्सेज है, जो इकोनॉमिक एलिमेंट है, वह समाज को, वह संस्कृति को, वह राजनीति को बदलने के लिए कंपेल कर रहा है, बाध्य कर रहा है। यानी मार्क्स ने अपने इस ऐतिहासिक भौतिकतावाद के सिद्धांत में कहा है कि समाज में, संस्कृति में, इतिहास में जो परिवर्तन होते हैं उसका मुख्य कारण आदर्श नहीं है, उसका मुख्य कारण है आर्थिक क्रियाएं। ध्यान देना,
अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक दूसरा एग्जांपल इसी का मैं देता हूं। बच्चों, जो दूसरा एग्जांपल है वह भी जो है किसका है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का ही वो दूसरा एग्जांपल है। तो क्या पहले क्या था, आदिम समयवाद। पहले था आदिम समयवाद। पहले क्या था, आदिम साम्यवाद हुआ करता था सबसे पहले। इसके बाद आ गया दास आधारित समाज आ गया। इसके बाद आया दास आधारित समाज आ गया। वहां से हम और आगे बढ़ते, तब आ गया सामंतवाद आ गया। यहां से हम और आगे बढ़ते, तब आ गया पूंजीवाद आ गया। यहां से और आगे बढ़ते हैं तो समाजवाद आ गया। यहां से और आगे बढ़ते हैं तो साम्यवाद आ गया। तो साम्यवाद, इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। यानी जब हमारे यहां सभ्यता का विकास हो रहा है, जब हमारे यहां सभ्यता का विकास हो रहा था, सिविलाइजेशन का, याद कीजिए जब हम लोग कहां थे, जब हम लोग पूरा पाषाण काल में थे, पूरा पाषाण काल में थे, जब हम लोग मध्य पाषाण काल में थे, जब हम लोग नव पाषाण काल में थे, उस समय ये जमीन हो गया, ये जंगल हो गया, ये आकाश हो गया, इस पर किसी का अधिकार नहीं था। जंगल, जमीन, आकाश पर किसी का जो है अधिकार नहीं रहा। अब देखिए, अधिकार नहीं था। आप लोग कोई कमेंट लिखते हैं तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है, रॉकी बाद में लिख दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में लिखते हो ना बीच में तो मेरा दिमाग भटक जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि मैं पूरी तरह से फोकस रहता हूं, और जैसे देखोगे कि कोई संत है, कोई क्या कहते हैं महात्मा है, आंख बंद करके प्रवचन देता है, दिमाग में चल रहा है, वही मेरा स्थिति रहता है। जब मैं 2 घंटा आपके पास रहता हूं तो मैं अपना परिवार, अपना समाज, अपना हर कुछ भूल जाता हूं। मेरे दिमाग में केवल चलता है कि कितना बेहतर रखना है, कैसे बताना है, क्या। इसलिए हमको भटकाइए नहीं, ठीक है। जमीन, जंगल, आकाश पर किसी का अधिकार नहीं था, सबका था, सभी के लिए था और सभी तरह से था। जहां इच्छा सो जाओ, जहां इच्छा घर बना लो, है ना। कोई कहने वाला नहीं था कि अरे भाई ये जमीन मेरा है, इसका हमें रजिस्ट्री करा लिया है, इसका कागज देखिए मेरा है। उस फेज को कहते हैं बच्चों आदिम साम्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? एंशिएंट कम्युनिज्म कहते हैं, आदिम साम्यवाद। जब किसी के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे समाज का विकास होने लगा तो हम में से कुछ लोग मजबूत हो गए, उनके पास शक्ति आ गई,
तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ भाइयों को अपना दास बना दिया, यानी आदमी ही आदमी का दास बन गया। कारण कि मेरे पास शक्ति अधिक है, मेरे पास पावर अधिक है। हमने कमजोर को अपने बस में कर लिया। तो क्या बन गया? दास आधारित समाज बन गया। अब देखिए, जब दास हमारे पास हो गए, समझिए बात, जब दास हमारे पास हो गए जब दास हमारे पास हो गए तो हमने क्या किया? ये जमीन खाली पड़ी हुई है, ये जमीन खाली पड़ी हुई है, ये जमीन खाली है, ये जमीन खाली है। यहां जंगल लगे हुए, जंगल यहां पर लगे हुए। हमने अपने दासों से कहा, हमने अपने दासों से कहा, हमने अपने दासों से कहा कि सुनो भाई, तुम लोग यहां आओ, यहां आओ, और इस जमीन पर जो पेड़ पौधे जंगल लगे हुए हैं उसको काटो, और काट करके इसको ऐसा जगह बनाओ ताकि यहां पर खेती हो सके। हमने दासों को उस जमीन पर लगे हुए जंगल को काटने में लगा दिया। अब दासों ने मेहनत करके जंगल की सफाई कर दी और वह बन गया क्या? कृषि योग्य भूमि बन गया। पहले जंगल था एंड नाउ इट बिकेम ए कल्टीवेबल लैंड। ये बन गया एक कृषि योग्य भूमि बन गया, कृषि योग्य भूमि बन गया। अब इसी प्रक्रिया ने जन्म दिया किसको? सामंतवाद को जन्म दिया। क्या आ गया? सामंतवाद आ गया। सामंतवाद में यही होता है, एक मालिक होता है, एक मालिक जमींदार टाइप का, और उसके पास काम करने वाले फ्री, फ्री मतलब बिना पैसे वाले नौकर चाकर होते हैं। उनको वह मजदूरी नहीं देता है, केवल काम करवाता है और खाने के लिए कुछ दे देता है, चलो भाई खाओ पियो जाओ। इसको कहते हैं सामंतवाद, जिसमें भूमि पर विशेष बल होता है, भूमि। लेकिन जब व्यापार वाणिज्य में विकास हुआ तो सामंतवाद दबने लगा और उसके जगह पर आ गया पूंजीवाद, जिसमें अब भूमि नहीं है, पूंजी। अब पूंजी सबसे खास शक्ति बन गई, वस्तु बन गई। लेकिन पूंजीवाद ने असमानता पैदा की और दो अलग अलग वर्ग पैदा किए। इसने दो वर्ग पैदा किए, इसने दो वर्ग पैदा किए। एक वर्ग है जिसके पास पूंजी है, उसको कहा गया बुर्जुआ वर्ग। एक वर्ग वो है जिसके पास केवल मेहनत है, वह कहलाया सर्वहारा वर्ग। यानी ये हो गया बुर्जुआ वर्ग और ये हो गया सर्वहारा वर्ग। ध्यान दीजिए, पूंजीवाद ने दो क्लास पैदा किया, जिसके हाथ में उत्पादन के साधन पर प्रभाव था, वह बना बुर्जुआ वर्ग, और जिसके पास केवल अपना श्रम था, मेहनत था, वह बना सर्वहारा वर्ग। अब देखिए आगे कैसे हम बढ़ते हैं। मार्क्स लिखता है इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इन दोनों वर्गों के बीच क्या हुआ? संघर्ष शुरू हो गया। इन दोनों में संघर्ष शुरू हो गया, आपस में संघर्ष, खींचातानी, खींचातानी।
क्यों भाई? क्योंकि जो अधिशेष है यानी जो सरप्लस है वह किसके पास आता है? जिसके पास पूंजी है। उत्पादन में जो सरप्लस आता है, अधिशेष आता है, वह उसके पॉकेट में जाता है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। यानी बुर्जुआ वर्ग के पॉकेट में जाता है सरप्लस, जबकि किसान कहता है, मजदूर कहता है कि नहीं, मेहनत हमने किया है तो हमें बराबरी की हिस्सा मिलना चाहिए। 100 पैसा आया तो 100 पैसा में 50 पैसा मेरा, 50 पैसा तेरा, क्योंकि हमने मेहनत किया है। जबकि बुर्जुआ वर्ग कहता है कि बात तो ठीक है कि तुमने मेहनत किया है, लेकिन पूंजी किसका लगा है? मेरा लगा है। हमने इस फैक्ट्री में अपना पैसा लगाया है और जो तुमने अपना परिश्रम लगाया है उसके एवज में हमने तुमको तुम्हारा मजदूरी दे दिया। हमने तुमसे पैसा दे करके तुम्हारे श्रम को खरीद लिया। एक दिन में तुम्हारा मजदूरी होता है 500 रुपए। हमने 500 रुपए दे करके तुम्हारे श्रम को एक दिन के लिए खरीद लिया। जब 500 रुपए दे करके तुम्हारे श्रम को खरीद लिया तो इसके बाद जो अधिक मुनाफा होता है उसमें तेरा हिस्सा कहां से आ जाएगा? उसमें तेरा हिस्सा कहां से आ जाएगा? जब तुमने अपने श्रम को बेच दिया है 500 रुपए में, तो भैया तुम 600 रुपया कैसे मांग सकते? दिस इज कॉल्ड सरप्लस। इसको कहते हैं अधिशेष। इसी को लेकर के दोनों वर्गों में संघर्ष होता है, जिसको मार्क्स कहता है कि दिस इज क्लास स्ट्रगल। या क्या है? वर्ग संघर्ष। या क्या है? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष है। किसके बीच में? किसके बीच में है? तो मार्क्स कहता है कि जो वर्ग संघर्ष है उसमें एक है एक, और दूसरा है हैव नॉट, और दूसरा हैव नॉट। एक है हैव। वर्ग संघर्ष में दो पार्टी है, एक है हैव यानी रखने वाला, पूंजीपति हो गया हैव, और दूसरा है हैव नॉट जिसके पास कुछ नहीं, दैट इज सर्वहारा। इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। यही उसका अगला सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब देखिए क्या कहता है आगे। कहता है कि इस संघर्ष में एक क्रांति होगी। उस क्रांति में क्या होगा कि जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वह संगठित होकर के जो बुर्जुआवादी सरकार है, जो सरकार धनी लोगों को समर्थन कर रही है, बुर्जुआवादी है, पूंजीवादी सरकार है, उसको ये लोग उखाड़ देंगे। उसको ये लोग उखाड़ देंगे। कौन लोग? किसान लोग, श्रमिक लोग। और उसके जगह पर एक नवीन व्यवस्था आएगी। उसको मार्क्स ने कहा है कि दिस वुड बी सोशलिज्म। यह होगी समाजवाद। यानी बच्चों ध्यान दो कि वर्ग संघर्ष में, वर्ग संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष जो होगा उसके बाद क्रांति होगी, और क्रांति के द्वारा सर्वहारा वर्ग क्या करेगा? पूंजीवादी व्यवस्था
को उखाड़ देगा और उसके जगह पर स्थापित करेगा समाजवादी व्यवस्था। इसको स्थापित करेगा, इसको क्या करेगा, स्थापित करेगा। लेकिन यह क्या होगा, यह केवल अंतरिम होगा, यह केवल अंतरिम होगा, यह होगा इंटरिम होगा। दिस वुड बी इंटरिम, नॉट फाइनल। ये फाइनल नहीं होगा, यह केवल अंतरिम होगा, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो होगा साम्यवाद होगा, एंड दैट विल बी फाइनल। और ये फाइनल होगा, और ये फाइनल होगा। समाजवाद इंटरिम होगा, नॉट फाइनल। उसके बाद जो आएगा साम्यवाद, दैट वुड बी फाइनल, वह फाइनल होगा। अब देखिए थोड़ा सा और हम बताते हैं इसको। यहां तक मार्क्स कहता है कि क्रांति के बाद पूंजीवाद को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा समाजवादी व्यवस्था आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि समाजवादी व्यवस्था में जो सरकार बनेगी वह बनेगी किसकी, सर्वहारा वर्ग की सरकार बनेगी। समाजवादी व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की सरकार बनेगी, जिसको कहता है वह कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहता है। वो कहता है जो सरकार होगी उसके लिए नाम लेता है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहता है। ये सरकार क्या करेगी कि जब पूंजीवाद आए, जब समाजवाद आए, उस दौरान यह सरकार क्या करेगी, छानबीन करेगी कि कहां कहां पूंजीवाद के अवशेष बचे, कहां कहां पूंजीवाद के और अवशेष छिपे हुए। और जब पूंजीवाद के सारे अवशेषों को समाप्त कर देगी, उसी दिन समाजवाद समाप्त हो जाएगा और अगला स्टेज आएगा जिसको मार्क्स कहता है साम्यवाद, जिसको कहता है साम्यवाद, कम्युनिज्म आएगा, जिसके बारे में मार्क्स कहता है इस स्टेज में अब कोई वर्ग नहीं होगा, नो क्लास, सो नो क्लास स्ट्रगल। तो कहता है कि जब इसमें कोई क्लास होगा ही नहीं, इसमें जब क्लास होगा ही नहीं तो फिर इसमें क्लास स्ट्रगल भी नहीं होगा, तो फिर इसमें क्लास स्ट्रगल भी नहीं होगा। भाई जब वर्ग होगा तब जाकर के वर्ग संघर्ष होगा, जब कोई वर्ग होगा तो वर्ग संघर्ष होगा। लेकिन साम्यवाद में क्या कहता है मार्क्स कि कोई वर्ग होगा ही नहीं। जब कोई वर्ग नहीं तो वर्ग संघर्ष नहीं। आगे क्या कहता है कि जब कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं, तो फिर राज्य की आवश्यकता नहीं, तो फिर कहता है नो स्टेट इज रिक्वायर्ड विदाउट एनी क्लास, तब राज्य की आवश्यकता भी नहीं। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है कि मार्क्स कहता है, बच्चों ध्यान रखिए, मार्क्स कहता है कि देखो भाई, देखो मार्क्स कहता है कि देखो ये उत्पादन के साधन हो गए, ये उत्पादन के साधन, ये उत्पादन के साधन हो गए। इस पर
ए, बी, सी और डी, इन 4 बड़े उद्योगपतियों का इस पर नियंत्रण है। इन चारों का इस साधन पर क्या है? कंट्रोल है। मान लो फैक्ट्री हो गया, मान लो मिल हो गया, मान लो मॉल हो गया, है ना? इन पर इनका अधिकार है, इनका अधिकार है, अधिकार। और जब उत्पादन के साधन पर इनका अधिकार है तो फिर क्या होगा? जो लाभ का जो वितरण होगा, जो लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वह समान अनुपात में नहीं, वह समान अनुपात में नहीं होगा, वह समान अनुपात में नहीं होगा। जब केवल 4 लोगों का उत्पादन के साधन पर कंट्रोल होगा तो लाभ जो आएगा, यहां से जो लाभ आएगा, बेनिफिट्स आएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रेशियो में नहीं होगा, इक्वल रेशियो में नहीं होगा। वो क्या होगा? वह असमान होगा, वह असमान होगा, अनइक्वल होगा। जब अनइक्वल होगा तो समाज 2 भागों में बट जाएगा, तो समाज 2 भागों में बट जाएगा। एक भाग वो होगा जिनके पास पूंजी अधिक होगी, और एक भाग वो होगा जिनके पास केवल श्रम होगा, जिनके पास केवल श्रम होगा, पूंजी तो है नहीं, लेबर। अब देखो मार्क्स आगे क्या कहता है कि दोनों का हित जो है, दोनों का जो हित है, इंटरेस्ट है, दोनों के हित अलग अलग है। मार्क्स कहता है कि दोनों का जो हित है वह अलग है। एक ये हो गया और ये पूंजीपति वर्ग हो गया और ये लेबर हो गया। दोनों का हित क्या है? 36 का आंकड़ा में होगा। दोनों का हित जो होगा वो 36 के अनुपात में होगा, 36 के आंकड़ा में होगा। यानी ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, नो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये अपोजिट होगा। आप देख सकते हो अपोजिट है 3-6, जब होना चाहिए था 6-3, जबकि इसके लिए होना चाहिए था 6-3, यानी एक दूसरे के पूरक होने के लिए होना चाहिए था 6-3, जबकि क्या है? अपोजिट है, 3-6 है। अब देखो मार्क्स कहता है ये पूंजीपति लोग अपने हितों को रक्षा करने के लिए एक राज्य का निर्माण करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। अपने हितों के रक्षा करने के लिए ये पूंजीपति लोग राज्य का गठन करते हैं। और क्या करते हैं? धर्म को प्रोत्साहन देते हैं। और क्या करते हैं? संस्कृति को भी प्रोत्साहन देते हैं। और ये राज्य इनका समर्थक है, ये धर्म इनका समर्थक है, ये संस्कृति इनका समर्थक है। अब इसलिए मार्क्स ने कहा कि जब साम्यवाद आ जाएगा तो कोई वर्ग होगा ही नहीं, ये भी खत्म और ये भी खत्म। जब साम्यवाद आ जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा तो जो ये क्लास है ये भी खत्म हो गया, जो ये क्लास ये भी खत्म हो गया। जब दोनों क्लास नहीं
तो फिर राज्य किसके लिए आएगा? कुछ नहीं। फिर ये कहां से आएगा? कुछ नहीं। और विशेष कल्चर कहां से आएगा? देखिए, दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्स। यही मार्क्स का विचारधारा है। और इसी विचारधारा को आधार बनाकर रूस में क्रांति हुई। नवंबर 1917 में रूस में लेनिन के द्वारा क्रांति की गई। मार्क्सवादी विचारधारा को भी आधार बना करके, है ना, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति की। बोल्शेविक क्रांति की रूस में नवंबर 1917 में। और इसके बाद चीन में भी आप देखोगे कि 1949 में एक माओवादी क्रांति होती है। माओवादी क्रांति भी होती है। सो यही जो है आपका मार्क्सवादी विचारधारा और है समाजवादी विचारधारा। ठीक है। राइट। इसके बाद टाइम हो गया क्या? यानी हमको पहले से आप लोग बता देते हैं। अच्छा, क्लास है अभी, इसके बाद भी कोई क्लास चलता है क्या आप लोग का? इस क्लास के बाद भी चलता है क्या? अच्छा, ज्योग्राफी का चलता है क्या? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। तो ध्यान रखिए, जितने क्वेश्चंस देते हैं उनको आप लगातार लिखते रहिए, ठीक है, और हमको व्हाट्सएप करते रहिए। पल्लवी, तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। पल्लवी, एक भी तुम्हारा आंसर मेरे पास नहीं आया। जुबेर, तुम्हारा भी एक भी आंसर नहीं आया। बच्चों, मैं सबके लिए कहता हूं कि अपना आंसर लगातार लिखा करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, नाइस।